स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपना क्लास 12th का तीसरा चैप्टर चल रहा है रासायनिक बलगत। और आज जो अपना जो चैप्टर है ये आज अपना समाप्त हो जाएगा। इसके कुछ ही टॉपिक बचे हैं तो उसको आज अपन है ना पढ़े ले रहे हैं और उसके बाद अपना अपन अगला चैप्टर अगली क्लास में शुरू करेंगे। तो आज अपन को पढ़ना है उत्प्रेरक का प्रभाव। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो उसमें जो उत्प्रेरक डालते हैं यानी कि कैटेलिस्ट, तो उस पर रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आज अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं जो उत्प्रेरक यानी कि जो कैटेलिस्ट है वो क्या होता है। तो उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जिसमें स्वयं स्थायी रासायनिक परिवर्तन हुए बिना यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। कहने का मतलब ये है जो उत्प्रेरक होती है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है या जो क्रिया करने की जो है ना उसका जो वेग होता है उसको या तो ये बढ़ा देते हैं या फिर उसको कम कर देते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे KClO3 है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, MnO2 क्या है, उत्प्रेरक है। MnO2 इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि इससे जो KCl और 3 जो O2 होते हैं ये क्या है, उत्पाद बनते हैं। यानी कि इस क्रिया को या तो वो जल्दी करवा देगा MnO2 या फिर उसको देर से करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करता है, जो उत्प्रेरक है ना, वेग में महत्वपूर्ण वृद्धि कर देता है ये। जब मिलाया गया पदार्थ अभिक्रिया की दर को कम करता है ना, तो उत्प्रेरक शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। पदार्थ को तब निरोधक कहते हैं, ठीक है ना। तो मान के चलिए कोई अपन ने पदार्थ मिलाया उसमें, ठीक है, और यदि उसने अभिक्रिया की दर को क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है ना, तो उसको फिर क्या है, अपन निरोधक कहते हैं। वो यदि अभिक्रिया की दर को यदि बढ़ा देता है तो फिर उसको क्या है, अपन उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट कहते हैं। उत्प्रेरक की क्रिया को मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत के द्वारा अपन संकुल से यानी जो संकड्य सिद्धांत है ना, उसके द्वारा इसको समझा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो उत्प्रेरक है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रियकों जो अभिकारक है के साथ अस्थायी बंध बनाता है, जो कि मध्यवर्ती संकुल यानी कि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स के रूप में परिणत होता है। इसका अस्तित्व क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए होता है, ठीक है ना। जो मध्यवर्ती है आपका वो कुछ समय के लिए होता है और उसके बाद फिर वो टूट करके उत्पाद बना लेता है, ठीक है ना। तो जो आपका जो उत्प्रेरक होता है जो उसका अस्तित्व है बहुत ही कम समय के लिए होता है और उसके बाद ये क्या होता है, वियोजित यानी कि डिसोसिएट होकर के वह उत्पाद और उत्प्रेरक बना देता है। उत्प्रेरक एक वैकल्पिक पथ अथवा क्रिया विधि से अभिक्रिया के उत्पादों में मध्य सक्रिय ऊर्जा को कम करके है ना, और इस प्रकार की जो ऊर्जा है अवरोध में कमी करके अभिक्रिया संपन्न करता है। जैसे कि यहाँ पे चित्र में ये दिखाया गया है, ये वाला जो चित्र है, ठीक है, दिखाया है, इसमें सक्रिय ऊर्जा और उत्प्रेरक का प्रभाव इसमें बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऊर्जा और जो अभिक्रिया निर्देश है इसके बीच में क्या है, ये आरेख खींचा गया है जिसमें यहाँ पे ये अभिकारक होते हैं, ठीक है ना, जो क्रिया करके एक सक्रिय संकुल, ठीक है ना, सक्रिय संकुल यानी कि एक मध्यवर्ती कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं, उत्पाद बना लेते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार के पद दर्शाए गए हैं, है ना, उत्प्रेरक के बिना यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक अपन ने नहीं मिलाया है, ठीक है ना। तो ये उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया पथ है और उत्प्रेरक के द्वारा अभिक्रिया पथ, ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक मिला है उसके द्वारा ये अभिक्रिया हुई है। तो यहाँ से ये क्या है, ये उत्प्रेरक के बिना ये सक्रिय ऊर्जा है और उत्प्रेरक के द्वारा सक्रिय ऊर्जा, इसमें ये अंतर बताया गया है, ठीक है ना। यदि उत्प्रेरक के बिना अपन देखेंगे तो ये उत्प्रेरक के बिना है इसमें, है ना, उत्प्रेरक के बिना जो सक्रिय ऊर्जा वो कितनी है, और इसमें यदि यदि उत्प्रेरक अपन मिला देते तो सक्रिय ऊर्जा इसकी कितनी होती है, ये इसमें दिखाया गया डायग्राम में। तो जो उत्प्रेरक की लघु मात्रा यानी कि जो उत्प्रेरक है इसकी कम मात्रा ही क्या है, अभिकारकों की दीर्घ मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है। उत्प्रेरित अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा यानी कि डेल्टा जी या गिब्स एनर्जी में बदलाव नहीं होता है। यह स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, परंतु स्वतः मतलब जो अपने आप होती हैं क्रियाएं, है ना, को उत्प्रेरित नहीं करता है। यह भी पाया गया कि उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में परिवर्तन नहीं करता है,
किंतु यह साम्य को क्या है, शीघ्र स्थापित करने में सहायता करता है। यह अग्र एवं पश्च यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से उत्प्रेरित करता है, जिससे साम्यावस्था अपरिवर्तित रहती है किंतु शीघ्र स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक का प्रभाव है कि किस तरीके से इस पे उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ता है इसमें अभिक्रिया में। अब इसके बाद अपन को पढ़ना है आर्हीनीय समीकरण। ठीक है ना, आर्हीनीय समीकरण अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, और इसके बाद अपन को रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत पढ़ना है ना। तो यद्यपि जो आर्हीनीय समीकरण है काफी विस्तृत परिस्थितियों में लागू होता है, लेकिन संकटवाद जिसे मैक्स से एक साइंटिस्ट है मैक्स ट्राउट्स एवं विलियम लुइस ने 1916 से 18 में प्रतिपादित किया था, है ना। अभिक्रिया की ओर्जिकी की तथा क्रियाविधि के संदर्भ में अधिक प्रकाश डालता है। वैसे तो अपन कुछ पॉइंट इसके पढ़ चुके हैं, है ना। जो रासायनिक ने समीकरण दिया था आर्हीनियस ने, तो उन्होंने कुछ पॉइंट बताए थे, उस पॉइंटों के आधार पर उन्होंने क्या अपना समीकरण बनाया था। ठीक है ना, तो अब अपन को यहाँ पे मेनली जो संघट्ट सिद्धांत है, ठीक है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया का जो संघट्ट सिद्धांत है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे इसमें। यह गैस की गतिक परिकल्पना पर आधारित है और इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया के अणुओं को कठोर गोले माना जाता है। ठीक है, जो अभिक्रिया है ना, तो उनके जो अणु होते हैं उनको क्या ये कठोर गोले माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अभिक्रिया अणुओं के आपस में संघट यानी कि टकराने के कारण होती है। अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघट्ट को अपन संघट्ट आवृत्ति कहते हैं और इसको जेड से अपन, है ना, दर्शाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले एक अन्य कारक सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी होता है, जिसे अपन पहले, है ना, पढ़ चुके हैं। दो ही अणु है ना, प्राथमिक अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या है, दो अणु है ना, ए और बी, और ये रिएक्शन करके क्या करते हैं, उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। के लिए वेग, है ना, निम्न प्रकार अपन लिख सकते हैं इसमें, है ना। वेग बराबर ZAB e⁻⁻RT, है ना। ये क्या है, आर्हीनीय समीकरण के अनुसार यहाँ पे वेग को लिखा गया है, जहाँ पे ZAB क्या है, अभिकारक ए और बी के संघट्ट की आवृत्ति है, और e⁻⁻RT यानी कि ये क्या है, के बराबर अथवा इससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं के अंश को ये प्रदर्शित करता है। यहाँ पे देखिए अपन अभिक्रियाओं के वेग स्थान के मान की सटीक प्रयुक्ति करता है, जिसमें सामान्य अणु अथवा, है ना, परमाणु सम्मिलित होते हैं, किंतु जटिल अणुओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण, है ना, जो विचलन है वो परिलक्षित होता है। इसका कारण है सभी संघट्टों का उत्पाद में, है ना, विरचन नहीं होता, यानी कि सभी संघट्ट क्या है, प्रभावी नहीं होते और ना ही वो उत्पाद में परिवर्तित हो पाते। वे संघट्ट जिनमें अणुओं की पर्याप्त गतिज ऊर्जा यानी कि ऐसे अणु जिनमें क्या पर्याप्त गतिज ऊर्जा या जिसको अपन दहली ऊर्जा बोलते हैं होती है, तथा सही अभिविन्यास होता है, जिससे अभिक्रिया स्पीस के जो बंद होते हैं, है ना, बंधों के टूटने और उत्पाद में, है ना, नए बंध निर्माण से उत्पादों का बनना सुसाध्य होता है, को इन्हीं को अपन प्रभावी संघट्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए जो मेथेनॉल का, है ना, ब्रोमोएथेन से यदि निर्माण अभिक्रिया के अभिविन्यास पर निर्भर करता है। अभिकारकों के अणुओं का उपयुक्त अभिविन्यास बंध निर्माण कर उत्पाद निर्मित करता है, और अनुपयुक्त विन्यास होने पर, है ना, केवल दोबारा अलग अलग हो जाते हैं और उत्पाद नहीं बनता है। कहने का मतलब ये है कि प्रभावी संघट्ट जिनमें क्या है दहली ऊर्जा होती है वही प्रभावी संघट्ट होते हैं, उसी के कारण ही क्या है उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है ना, बाकी जो मान के चलो होती हैं, है ना, जिनमें ये ऊर्जा नहीं होती है ना, तो उनसे क्या है उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया CH3Br और प्लस में OH माइनस, है ना, तो ये क्या बनाती है CH3OH और Br माइनस बना लेती है। अणुओं का उपयुक्त एवं अनुपयुक्त अभिविन्यास यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये CH3Br है, OH माइनस, यदि अनुपयुक्त यानी कि जो उनका अभिविन्यास है यदि अनुपयुक्त होता है
तो इससे किसी प्रकार का कोई उत्पाद नहीं बनता है। लेकिन यदि इनका अभिविन्यास क्लियर है, परफेक्ट है, ठीक है ना, तो इससे क्या है, एक इंटरमीडिएट बनेगा और इंटरमीडिएट से क्या है, उत्पाद बन जाता है। ठीक है ना, तो प्रभावी संगठन के इससे स्पष्टीकरण है ना कि हम अन्य कारक पी जिसे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी अथवा त्रिविम कारक कहते हैं प्रभावित करते इस बात को है ना समाहित करता है कि संगठन में अणुओं का उपयुक्त अभिविन्यास होना जरूरी होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संगठन सिद्धांत की सक्रिय ऊर्जा और उपयुक्त अभिविन्यास दोनों ही क्या है, साथ साथ प्रभावी संगठन का मानक निर्धारित करते हैं, अर्थात अभिक्रिया के वेग को ये निर्धारित करते हैं। संगठन सिद्धांत की कुछ कमियां हैं, जैसे कि इनमें परमाणु अणुओं को कठोर गोले माना गया, इनके संरचना पहलू को नकारा गया। आप इस सिद्धांत एवं अन्य सिद्धांतों के विषय में अब अपन और अगली कक्षाओं में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये संगठित सिद्धांत है और इसी के साथ ही अपना जो चैप्टर है वो भी क्या है, समाप्त होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, अपना जो चैप्टर है वो आज समाप्त होता है और अगली क्लास में अब अपन है ना एक नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उसके बारे में अपन है ना फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।